हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं जी? आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मिड टर्म से पहले तक का जो हम लोगों ने पढ़ना था। और ये टॉपिक है जी, इट्स अबाउट द बिजनेस ग्रोथ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसकी कंटिन्यूटी में ही ये एक टॉपिक है जिसको हमने चैप्टर 4 का नाम दिया है। तो इसका कुछ रीडिंग थी अलहदा से मैं अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे, सो वहाँ से आप लोग उसकी रीडिंग हेल्प भी ले सकते हैं। इन केस अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वी विल हैव अ क्लास इन नेक्स्ट वीक। तो जूम पे हम क्लास रखेंगे, उसमें भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद। ये बात कर रहा है जी चैप्टर हमारे साथ बिजनेस ग्रोथ की। अब बिजनेस ग्रोथ क्या होती है? एज पर द वर्ड सेज, बिजनेस का मतलब है बिजनेस और ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, समझ आ गई हमें कि बिजनेस ग्रोथ है बिजनेस को बढ़ाना। अब हम बिजनेस को क्यों बढ़ाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को बढ़ाया जाता है ताकि हमारी इनकम जनरेट हो, इनकम ज़्यादा हो, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकें। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, हर एक को समझ आ गई व्हाट इज़ द बिजनेस ग्रोथ। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना ही नहीं चाहते? सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है कि देयर आर सम पीपल हु डोंट वांट टू ग्रो देयर बिजनेसेस। दे आर हैप्पी वेयर दे आर हैप्पी वेयर दे स्टार्टेड एंड दे वांट टू स्टे एट दैट सेम लेवल। व्हाई इट्स लाइक दैट? देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। मल्टीपल रीजंस क्या क्या हैं? ऐसा हो सकता है वो लोग जो कि कुछ काम कर रहे हैं उसी में खुश हैं। दे डोंट वांट टू एक्सपैंड, वो अपना काम और बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही बिजनेस ग्रो करेगा उनका काम भी बढ़ जाएगा। जैसे ही बिजनेस ग्रो करेगा उस बिजनेस की और चीज़ें और मामलात बढ़ जाएंगे। उनके ऑफिसेज, उनके आउटलेट्स, उनकी शॉप्स बढ़ जाएंगी। अगर वो शॉप्स बढ़ जाएंगी तो उनकी मॉनिटरिंग भी बढ़ जाएगी। अगर उनकी मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी, उनको मैनेज करना भी मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए वो बिजनेस ग्रोथ नहीं चाहते। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो बिजनेस ग्रोथ नहीं चाहते? एक अगर हम एक लेमैन से बात करें या एक हम एक नॉर्मल आदमी से बात करें, तो वो तो हमेशा यही चाहेगा कि आई वांट टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस दैट विल ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे नहीं जी, हम अपना बिजनेस ग्रो नहीं करना चाहते, हम एक स्मॉल कंपनी थे, हम स्मॉल कंपनी ही रहना चाहते हैं, वी आर प्रीटी मच हैप्पी विद दैट। अगर आप अपने लुक सराउंडिंग्स में देखो, आपको बहुत सारी ऐसी रियल टाइम एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो कि बिजनेस ग्रोथ को प्रेफर नहीं करते। जैसे कुछ खाने पीने की आउटलेट्स हो सकते हैं, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया आज भी वहाँ पे ही हैं। 40-50 साल पुरानी आउटलेट हो गई है, बट दे आर नॉट ग्रोइंग इट। उनकी जनरेशन टू जनरेशन मूव हो रही है, पर वो वहीं बैठे हैं, दे आर हैप्पी विद इट। तो ये हर एक की डिफरेंट साइकी है, हर एक की डिफरेंट मेंटालिटी है। वी कैन नॉट कॉप अप विद एवरीवन्स मेंटालिटी। हम सबको एक पेज पे नहीं ला सकते। सो अब चलते हैं बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। कहता है द ओनर ऑफ मैनी बिजनेसेस डू नॉट वांट द फर्म टू रिमेन स्मॉल। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टअप लिया छोटे लेवल से, बट दे वांटेड टू स्टे ओवर देयर। वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस को बढ़ाएं, हमारे ज्यादा काम हो। तो कहता है although some do for reasons of remaining in control, avoiding taking too many risks and preventing workload from becoming too heavy। और वो लोग जो चूज करते हैं कि उन्होंने ग्रो नहीं करना, उनके अपने मल्टीपल रीजन मैंने आपको पहले बता दिए। वो ज्यादा काम नहीं बढ़ाना चाहते, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनना चाहते, उसके मामलात में नहीं फंसना चाहते। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, वाई ग्रोथ। ग्रोथ हमें क्यों चाहिए है, लोग क्यों ग्रोथ की तरफ चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन थिंग इट कम्स टू एवरीवन्स माइंड इज इंक्रीज प्रॉफिट्स। बिजनेस ग्रोथ आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। दैट्स ट्रू फिनोमिनल एक्टिविटी, इट्स रियली ट्रू। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स भी तो बढ़ेंगे ना। तो हमारे प्रॉफिट्स भी तो बढ़ेंगे। जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हमारी इनकम बढ़ गई ना, हमारी सेविंग्स बढ़ गई, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो गया। वी माइट अफोर्ड अ लेविश लाइफस्टाइल आफ्टर दैट। फिर एक और रीजन बताता है, इंक्रीज मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर क्या होता है कि आप कितने, आपकी बिजनेस कितनी परसेंट मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो उससे अगर आपका मार्केट शेयर भी तो बढ़ेगा। मार्केट शेयर बढ़ेगा, इसका मतलब है आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। यू नो द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू आर dealing with is increasing day by day if you're increasing your business, if you're expanding your business. So
Increased market share will give you more customers attraction. जितना ज़्यादा आपका मार्केट शेयर होगा उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते रहेंगे आपकी तरफ, आपके बिजनेस की तरफ। योर बिजनेस विल बिकम अ गुड ब्रांड। फिर एक और रीजन बताता है इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं हम इससे पहले बात कर चुके हैं। दिस इज समथिंग प्रोड्यूस समथिंग ऑन अ बिगर स्केल। आप किसी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे आपकी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाती है। आप किसी ऐसे लेवल पे काम कर रहे हो जिसमें आप वो चीज़ को उस रेट पे बना रहे हो कि और आपके कंपटीटर्स नहीं बना पाते। ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो ऑब्वियस ही बात है जब हमें बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हमारे आउटलेट्स बढ़ जाएंगे तो इवेंचुअली हमारी प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगी, हमें चीज़ और सस्ती कॉस्ट करेगी। फिर कहता है इंक्रीज पावर एंड स्टेटस ऑफ द ओनर्स। दैट्स ट्रू। अगर आपकी पहले एक आउटलेट थी, नाउ यू आर रनिंग 10 आउटलेट्स, तो इससे आपका क्या हुआ? आपका स्टेटस बढ़ गया, आपके पावर बढ़ गए, आपके जो जानने वाले लोग हैं वो बढ़ गए, आपके सर्कल में जो लोग थे वो बढ़ गए। जब इतने लोग बढ़ गए हैं तो इवेंचुअली यू बिकम इन्फ्लुएंशियल पर्सन। आपका स्टेटस भी तो चेंज हो रहा है। इट्स गिविंग यू मोर एंड मोर इनकम। फिर कहता है रिड्यूस रिस्क ऑफ बीइंग अ टेक ओवर टारगेट। फिर इसमें आ जाता है अगर हम बिजनेस ग्रोथ के चले गए, हमने जब बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड कर लिया है तो हमें कोई टेक ओवर कर ले, इसका जो रिस्क है बहुत मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि जब आपके बिजनेस का वॉल्यूम इतना बढ़ गया, लाइक इट्स इन बिलियंस, तो पीपल डोंट थिंक ओवर इट कि हम इसको टेक ओवर कर लें या हम इसको खरीद लें। आप एक डिफरेंट लीग में ऐड हो जाते हो और उस लीग में कोई आपको फिर तंग नहीं करता आके। तो ये भी एक एडवांटेज। फिर कहता है बिजनेस एक्सपेंशन के मेथड्स क्या हैं, हाउ वी कैन एक्सपैंड बिजनेस। एक ग्राफ है जिसको हम देख रहे हैं, आपके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और यू कैन से इट्स अ फ्लो चार्ट जो हमें बता रहा है कि आप बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन की बात आती है तो एक्सपेंशन कहता है दो तरह से होती है, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ थ्रू इंटीग्रेशन। इंटरनल ग्रोथ क्या है? ये हमारा इंटरनल है कि हम खुद से ग्रो कर रहे हैं, हम नए आउटलेट्स खोल रहे हैं, हम नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, हम नए ऑफिसेस खोल रहे हैं, हम नए सेटअप्स खोल रहे हैं। वो क्या है? हमारी इंटरनल ग्रोथ है। व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल ग्रोथ टू इंटीग्रेशन तो कहता है उसमें फिर दो चीजें होंगी। आप इंटीग्रेट किस तरह से करोगे? ईदर यू गो फॉर द मर्जर्स और यू गो फॉर द टेक ओवर्स। मर्जर्स क्या होंगे? हम किसी सक्सेसफुल कंपनी के साथ मर्ज हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। टेक ओवर्स क्या होंगे? कोई ऐसा बिजनेस सेटअप जो हमारे से रिलेटेड है, बिक रहा होगा, हम उसको खरीद लेंगे, या अपने कॉम्पिटिटर को किसी सेटअप को हम खरीद लेंगे। इसको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल ग्रोथ इन डिटेल। कहता है जी इंटरनल ग्रोथ क्या है? एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस बाय मींस ऑफ ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, शॉप्स और फैक्ट्रीज, आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। मींस हम अपने ही बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हम उसी को बढ़ा के काम कर रहे हैं, हम उसके नए आउटलेट्स खोल रहे हैं, नई शॉप्स खोल रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, नई फैसिलिटीज लगा रहे हैं। मींस वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ। कि एक्चुअल ग्रोथ क्या वो हो जिसे हम काउंट कर सकें, जिसे हम बता सकें कि दिस इज आवर ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ है। इससे अगर हमने स्टार्टेड विद वन आउटलेट, आफ्टर 5 years वी आर स्टैंडिंग एट द 10 आउटलेट्स, तो ये हमारी ग्रोथ है, हमने 1 से 10 बना ली। दैट्स एन अचीवमेंट जो हमने अचीव किया इतने सारे टाइम पीरियड में। इसकी एग्जांपल देते हैं, आर रिटेलिंग बिजनेस ओपनिंग मोर शॉप्स इन टाउन्स एंड सिटीज वेयर इट प्रीवियसली हैड नन। मीन्स है कोई रिटेल स्टोर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नई आउटलेट्स खोल रहा है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको अपने रियल टाइम से, अपने सराउंडिंग से मिल जाएंगी। जैसे ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी बार है, अब वो हर शहर में, इवन के एक शहर में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भी आउटलेट्स खोल रहे हैं अपनी। फिर कहता है जी दिस ग्रोथ कैन बी क्वाइट स्लो, ओनली अ फ्यू ब्रांचेस और शॉप्स ओपनिंग ईच ईयर। अब कहता है जो इंटरनल ग्रोथ है वो ऑब्वियसली स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? एक क्वेश्चन माइंड में आता है। वो स्लो इसलिए होती है कि जब आप इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आप खुद से कर रहे हो, आप कोई इन्वेस्टर नहीं ऐड कर रहे, आप कोई इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं ऐड कर रहे, आप इसमें कोई ऐसा इदारा ऐड नहीं कर रहे जो कल को आपको तंग करेगा। वट एवर यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग एट योर ओन। तो उसमें आपको टाइम लगेगा आउटलेट्स खोलने में, उनको ऑपरेशनल करने में। However, it can avoid problems of excessively fast growth. दैट्स ट्रू। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये आपकी जो बहुत रैपिड ग्रोथ होती है उसकी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देती है। जैसे ओवर ट्रेडिंग है,
मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि एकदम इतनी आउटलेट्स खोल गई, हमें मैनेज करने के लिए स्टाफ ही नहीं मिल रहा। अगर स्टाफ मिल रहा है, हमें वो स्टाफ कंट्रोल ही नहीं हो रहा हमारे से। वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? कि इसलिए नहीं हो रहा कि हम कहाँ कहाँ पे खुद जाके स्टाफ को देखेंगे। लाइक वी हैव 24 hours in a day, and if we have so many branches that it will become very difficult for us to visit every branch every single day. तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं जी हम अपनी एक्सटर्नल ग्रोथ की। कहता है एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है? बिजनेस एक्सपेंशन अचीव बाय मींस ऑफ मर्जिंग with or taking over another business from either the same or a different industry. अब एक्सटर्नल ग्रोथ क्या थी? मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंशन करते हैं किस तरह, या मर्ज कर लेते हैं किसी के साथ या टेक ओवर कर लेते हैं। अब वो सेम इंडस्ट्री से भी हो सकता है, डिफरेंट इंडस्ट्री के से भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो बिजनेस एक्सपैंड करना है ना। अब वो रिलेटेड इंडस्ट्री भी हो सकती है। Often referred to as integration as it involves bringing together two or more firms. अब ये क्या है? इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन होती है कि आप दो और उनसे ज़्यादा कंपनीज को एक साथ लेके आ रहे हो। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये होता है ना, काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए एक साथ ही, तो वो इंटीग्रेशन है। फिर कहता है लीड टू रैपिड एक्सपेंशन विच माइट बी वाइटल इन अ competitive एंड एक्सपेंडिंग मार्केट। इसका एडवांटेज क्या है? कहता है इसका एडवांटेज ये है कि ये आपको एक रैपिड एक्सपेंशन की तरफ ले जाती है। मींस कि आप बहुत स्पीड से एक्सपैंड कर रहे हो, जो कि आपके कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। मार्केट एक्सपैंड कर रही है, उसमें आपने चीज़ें कर रहे हो और आप अपने कंपेटिटर्स को टफ टाइम दे सकते हो। फिर कहता है हाउएवर इट ऑफन लीड्स टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। अब इसमें फिर वही बात आ गई कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? हमने कोई कंपनी टेक ओवर की है, या लेट्स से हमने कंपनी मर्ज की है किसी कंपनी के साथ। अब उनका जो स्टाइल है, उनका जो कल्चर है, उनके जो फिलोसफिकल थॉट है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वो आपसे मैच नहीं कर रहा है। अब उन दोनों को सेम पेज पे लाना, उस उन कंपनी के एम्प्लॉयज को और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को, इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द मैनेजमेंट। इसी तरह आपने कोई कंपनी टेक ओवर कर ली है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टेक ओवर किया है। व्हेन टेक ओवर सम कंपनी, आप उनकी एम्प्लॉयज को भी साथ ही टेक ओवर कर लेते हैं। तो अब उनके साथ लाइजेंस क्रिएट करना अपनी कंपनी के लोगों से, वो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें कहता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है। फिर कहता है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पीपल, कल्चर एंड बिजनेस एथिक्स। अब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी जनरेट होते हैं। अब जी देयर आर टू मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ, जो हम पहले बात कर चुके हैं, मर्जर्स की और टेक ओवर की। इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मर्जर्स कहता है मर्जर्स an arrangement by shareholders and managers of two businesses to bring both firms together under a common brand of directors with shareholders in both business owning shares in the newly merged business. क्या कहता है मर्जर? क्या है? एक एग्रीमेंट है शेयर होल्डर्स का और मैनेजर्स का, दो बिजनेसेस के दरमियान या दो कंपनीज के दरमियान, के वो मिल के कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के और शेयर होल्डर्स का मिल के एक दोनों बिजनेस को मिला के एक नया बिजनेस रन करें। मीन्स जिस चीज़ के लिए मर्ज किया है कि स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसको परफॉर्म करें। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? लेट्स से एक कंपनी है वो लेदर का बिजनेस करती है, दूसरी कंपनी है वो शू बनाती है। तो ये दोनों मिलके मर्ज आपस में मर्जर कर लेते हैं। कहते हैं जी हम एक तो आपसे लेदर परचेज करते रहेंगे अपनी शू की रॉ मटेरियल के लिए। दूसरा, हम दोनों मिलके कुछ हैंडबैग्स बनाते हैं एक नए ब्रांड नेम से, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये क्या हो गया? मर्जर हो गया। फिर क्या था टेक ओवर? क्या होता है? व्हेन अ कंपनी बायज मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड बिकम्स द कंट्रोलिंग ओनर ऑफ इट, ऑफन रेफर्ड टू एज एक्विजिशन। अब टेक ओवर क्या है? आपने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, आसान लफ्जों में, इट्स इन इजी वर्ड्स, कि जी हमें कंपनी ये पसंद आई XYZ, हमने उसको टेक ओवर कर लिया, हमें उसका बिजनेस अच्छा लगा, हमें उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा, हमने उसको टेक ओवर कर लिया। अच्छा, अब हमने टेक ओवर तो कर लिया उस कंपनी को, तो वो टेक ओवर कैसे किया? क्या खरीदी? हम उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं, तो इवेंचुअली वी टुक ओवर दैट पर्टिकुलर कंपनी। जैसे आप कहते हो कि आपने कंपनी एक्वायर भी कर ली है, एक्विजिशन भी हो गई है आपकी कंपनी के साथ। अब जब एक्विजिशन हो गई है, तो आपने कंपनी एक्वायर कर लिया है, यू आर डन विद इट। अब आप उसके जो कंट्रोलिंग ओनर्स हैं, अब वो बन गए। अब जब कंट्रोलिंग ओनर्स बन गए, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट भी आपके कंट्रोल में आ गई है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन कैसे होती है। जैसा कि बताया था, इंटीग्रेशन क्या होती है, चीज़ों को इकट्ठा कर देना। आप दो तीन चार चीज़ों को इकट्ठा करके एक चीज़ बना लेते हो, दैट्स कॉल्ड द इंटीग्रेशन। जो पहली इंटीग्रेशन है जो हमने पढ़नी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पता होगा। एक होते हैं वाई एक्सिस, एक होते हैं एक्स एक्सिस। जो चीज़ें एक्स एक्सिस पे हैं, मीन ज़मीन के ऊपर हैं, वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। मीन्स आप ज़मीन के लेवल पे चल रहे हो। कहता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन विद फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की जाती है, उन कंपनीज के साथ इंटीग्रेट करते हो, उन फर्म्स के साथ इंटीग्रेट करते हो जो सेम इंडस्ट्री में हैं और वो प्रोडक्शन के सेम स्टेज पे हैं। मींस वो सेम पॉइंट पे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो। आप दोनों के बिजनेस कैपेबिलिटी सेम है, आप लोगों की बिजनेस स्ट्रेंथ सेम है। तो ये है जी इंटीग्रेशन। अब इसके एडवांटेजेस होंगे तो जारी बात है, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट सेज एलिमिनेट्स वन कंपेटिटर। पहली चीज़ क्या करती है, ये कंपटीशन ख़त्म कर देती है आपका। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हमेशा क्या करती है, इसका पहला एडवांटेज यही होता है मेन, कि आपका कंपटीशन जो है ख़त्म हो जाता है। आप उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं, दोज हु आर योर कंपेटिटर्स माइट बी गिविंग यू द टफ टाइम और माइट बी देयर स्पॉइलिंग योर मार्केट, आप उनको टेक ओवर कर लेते हो। फिर कहता है पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जाहिर बात है, जब दो कंपनीज हो गई मिलके तो उनकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी टच कर सकते हैं। फिर कहता है स्कोप ऑफ रेशनलाइजिंग प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटिंग ऑल आउटपुट ऑन वन साइड एज अपोज टू टू। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्शन को रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है कि हमने प्रोडक्शन को रेशनलाइज कर लिया, बेहतर कर लिया। फिर कहता है इंक्रीज पावर ऑफ सप्लाई। अब आप अपने जो ओवर सप्लायर्स हैं उनको भी इंक्रीज कर सकते हो, सप्लायर्स को बेहतर किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कहता है रेशनलाइजेशन में ब्रिंग बैड पब्लिसिटी। ये बात ठीक है, जब आप चीज़ों को रेशनलाइज कर रहे होगे तो इवेंचुअली उस आपके समटाइम्स लोग ये भी इमेज ले लेते हैं कि आप अब बुरी कंपनी बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज। फिर कहते हैं मे लीड टू मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन इफ द कंबाइंड बिजनेस एक्सीड सर्टेन मार्केट शेयर लिमिट्स। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर आपने जो टेक ओवर किया, बिजनेस कंबाइन हो गया और आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोली में चले जाओगे, उसमें होगा क्या कि आपके जो बिजनेस है वो मार्केट शेयर की लिमिट से इंक्रीज कर जाएगा। जब वो मार्केट शेयर की लिमिट से इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है मार्केट में कंपटीशन तो आपने पहले ही खत्म कर लिया है। अगर कंपटीशन खत्म कर लिया है तो फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, खुद सोचें। वो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप अपनी मर्जी की प्राइसेस रखोगे, कस्टमर्स को सफ़र करना पड़ेगा आपकी वजह से। एंड व्हेन द कस्टमर्स हैव टू सफ़र, तो इवेंचुअली तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना फिर कहता है इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स क्या होंगे। कंज्यूमर्स नाउ हैव लेस चॉइसेस। जाहिर बात है, अगर हमने रेशनलाइज कर लिया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट कर लिया, तो लोगों को चॉइसेस कम हो जाएंगी। वर्कर्स में लूज जॉब सिक्योरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। अब वर्कर्स के पास एक कंटिन्यूस थ्रेट आ जाएगा कि यार रेशनलाइजेशन हो गई है और ये दो कंपनीज एक बन गई हैं, इसका मतलब है अब ज़्यादातर लोग अवेलेबल होंगे काम करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं और हमारे जॉब से हाथ धोने के चांसेस बढ़ गए हैं। देयर माइट बी चांस वी लूज अवर जॉब। अगर जॉब चली गई तो जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी हमसे। जब जॉब सिक्योरिटी खत्म होगी तो ये फियर कंटिन्यूसली उनके माइंड में रहता है। नेक्स्ट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन कौन सी होती है, अगर आप देखो जो कि एक वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज़मीन से स्टार्ट होते हैं और ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, दे आर कॉल्ड द वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन की जब बात करता है, इसमें दो तरह की इंटीग्रेशन है, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, दूसरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। एक और टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या कहती है, कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विद अ बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट अ कस्टमर ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप क्या करते हो, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेते हो। आप करते हो जी ये, कि आप इंडस्ट्री सेम रखते हो, ठीक है, उस ऐसा बिजनेस ढूंढते हो जो कि उस सेम इंडस्ट्री का हो,
पर वो उस एग्जिस्टिंग बिजनेस का कस्टमर हो, आप उनके साथ इंटीग्रेट कर लेते हो। उसका फायदा क्या होता है? अब वो सिस्टम आपका हो गया। अब जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, हम उनके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कि जिसने हमारी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मार्केट करना है, हमने उनके साथ इंटीग्रेट कर लिया, उनको ही टेक ओवर कर लिया। कहता है बिजनेस इज नाउ एबल टू कंट्रोल द प्रमोशन एंड प्राइसिंग ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। अब वो क्या होगा, आपने सिर्फ बनाई नहीं है, उसकी बाकी चीजें भी आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। अब वो सारा आपके कंट्रोल में है। फिर कहता है सिक्योर्स अ सिक्योर आउटलेट फॉर द फर्म प्रोडक्ट्स में नाउ एक्सक्लूड कंपाइटर्स प्रोडक्ट। अब उसमें क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सा आउटलेट बना लोगे, ठीक है, क्योंकि अब आप इंटीग्रेट कर चुके हो, तो आपके कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट एक्सक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वो उनको भी सपोर्ट कर रहा था आपके कंपेटिटर्स को, लेकिन नाउ यू हैव इंटीग्रेटेड विद दैट चैनल एंड नाउ इट्स विल बी टोटली वर्किंग फॉर यू। फिर कहता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कंज्यूमर में सस्पेक्ट अनकम्पेटिटिव एक्टिविटी एंड रिएक्ट नेगेटिवली। अब जाहिर है ये कंपटीशन मार्केट से खत्म हो जाएगा, तो इसमें कंज्यूमर के चांसेस हैं कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, रिएक्ट करे मार्केट में। फिर कहता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर डज नॉट नेसेसरी मेक अ गुड रिटेलर। ये भी बात ठीक है कि आप एक मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छे थे, लेकिन आप रिटेलर अच्छे नहीं थे। आपने इंटीग्रेट कर लिया और आप अब सोच रहे हो कि मैं रिटेलर भी अच्छा बन सकता हूँ, बट देयर माइट बी अ चांसेस यू आर अ गुड मैन्युफैक्चरर, यू कैन प्रोड्यूस वेरी वेल, आप बैकवर्ड चीजें अच्छे से मैनेज कर लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द फ्रंट एंड कस्टमर डीलिंग वगैरह आप अच्छे नहीं कर सकते, तो आप एक बुरे रिटेलर साबित हो, दैट आइडिया माइट किक बैक। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके शेयर होल्डर्स पे। कहता है जी वर्कर्स में हैव ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी बिकॉज द बिजनेस हैज सिक्योर आउटलेट्स। इसमें उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके आउटलेट्स जो बढ़ गए हैं, आपने बनाने डेफिनेटली। फिर कहता है देयर मे बी मूव वेरिड करियर अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी, इसमें वैरायटी आ जाएगी। फिर कहता है consumer may resent lack of competition in the retail outlet because of the withdrawal of competitor products। अब इसमें होगा कि आपके जो कंज्यूमर हैं वो कंपटीशन से जो है ना उनसे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपका जो कंपाइटर्स की प्रोडक्शन वैसे ही विड्रॉ हो गई हैं, वो सारी अब आप खुद मैनेज कर रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपका था वो उन्हें टेक ओवर नहीं कर रहा। फिर बात करता है जी वर्टिकल इंटीग्रेशन की। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन में। पहले हमने बात की फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, अब इसमें हम बात करें बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहती है विद अ बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट सप्लायर ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उनके कस्टमर्स को पहले फॉरवर्ड में आपने क्या किया था, आपने उनके कस्टमर्स के साथ कर लिया था। अब बैकवर्ड में क्या है, अब हम उसी बिजनेस में रहते हुए उसके जो सप्लायर्स हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, कि हम एक स्टेप पीछे भी चले गए। जहां से चीजें आ रही हैं रॉ मटेरियल वो भी हमारा हो गया, जहाँ चीजें बन रही हैं वो तो ऑलरेडी हमारा था। कहता है गिव्स कंट्रोल ओवर क्वालिटी प्राइस एंड डिलीवरी टाइम ऑफ द सप्लायर्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक चीज आएगी, आप क्वालिटी बेहतर कर सकते हो, प्राइसेस खुद कंट्रोल कर सकते हो, डिलीवरी के टाइम मैनेज कर सकते हो। फिर कहता है encourages joint research and development into improve quality of suppliers of components। हम उससे क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऐड करते हुए प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, कि कैसे प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। फिर कहता है बिजनेस में नाउ कंट्रोल सप्लायर्स ऑफ मटेरियल्स टू कंपाइटर्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाइटर्स को भी जो मटेरियल सप्लाई करना है उसको भी खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो जो सप्लाई वाला एलिमेंट था वही टेक ओवर कर लिया, तो इसमें भी हमारा फायदा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कहता है मे लैक एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ सप्लाइंग कंपनी, अ सक्सेसफुल स्टील प्रोड्यूसर विल नॉट नेसेसरी मेक अ गुड मैनेजर ऑफ अ कोल माइन। अब कहता है कि आपको मैनेजिंग सप्लाइंग कंपनी का एक्सपीरियंस ना हो जिससे आप काम खराब कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा स्टील प्रोड्यूसर जो है वो जरूरी नहीं है कि अच्छा मैनेजर भी हो कोल माइन में, कि वो अच्छा, क्योंकि स्टील जैसे बनता है, अगर हम उसका रॉ मटेरियल भी टेक ओवर कर लिया, जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्टील वाली स्किल्स हैं वो वहाँ पे भी चलेंगी और आप उतना ही काम वहाँ कर रहे हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर कहता है सप्लाइंग बिजनेस में बिकम कॉम्प्लेसेंट ड्यू टू हैविंग अ गारंटेड कस्टमर। अब कहता है जी आपके जो बिजनेस की सप्लायर्स हैं वो थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आपका कस्टमर डेफिनेटली है ही है, आप खुद कस्टमर उस चीज़ के, आपको प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए।
अब इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पे क्या पड़ता है? पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर्स, इसमें क्या वर्कर के पास जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो बेहतर हो जाती है। कंज्यूमर्स में ऑब्टेन इम्प्रूव क्वालिटी एंड मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑप्शन आ जाती है कि क्वालिटी ओरिएंटेड और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, क्योंकि आपने रिसर्च वाला एलिमेंट भी ऐड कर दिया इसमें। फिर कहता है कंट्रोल ओवर सप्लायर्स टू कंपटीटर्स में लिमिट कंपटीशन एंड चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। आपने इसको लिमिट कर दिया कि जो कंज्यूमर की चॉइसेस हैं, क्यों? कंपटीटर्स को भी तो आप लोग सप्लाई कर रहे हो, तो अब कंपटीटर आपसे खरीद के प्रोडक्ट बनाएगा तो आप प्राइस को तो मीट कर ही नहीं सकेगा, तो इवेंचुअली वो प्रोडक्ट महंगी बेचेगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर सारे आपके पास ही शिफ्ट हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कहती है आप बिजनेस इंटीग्रेट विद अ बिजनेस इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। आप अपने से कोई रिलेटेड नहीं है भाई, कोई आपके काम की चीज नहीं है, आप उसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर बनाता हूँ, मैंने इंटीग्रेट कर लिया मोबाइल बनाने वाली कंपनीज के साथ। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कहता है डिवर्सिफाई द बिजनेस अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल इंडस्ट्री दैट मार्केट्स। आप इसको बिजनेस को डिवर्सिफाई कर जाते हो, मीन दिस इज अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन, नॉट द रिलेटेड वन। कि अगर समटाइम्स कभी मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में बुरा वक्त आता है, आपका एक बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो माइट भी चांस कि जो दूसरा बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करे। फिर कहता है दिस शुड स्प्रेड रिस्क एंड मे टेक द बिजनेस इनटू अ फास्टर ग्रोइंग मार्केट। अब इसमें क्या है, देखो रिस्क तो बढ़ गया आपका, ठीक है, अगर रिस्क बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी भी तो बढ़ गई ना, कि बिजनेस की एक्सपेंशन करने में, बिजनेस को फास्टर ग्रोइंग मार्केट में लेके जाना। अब फिर कहता है जी उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन द एक्वायर्ड बिजनेस सेक्टर, दैट्स ट्रू, कि हमने एक ऐसा बिजनेस एक्वायर कर लिया जिसका हमें पता ही नहीं था, हमें सस्ता मिल रहा है या बेस्ट डील थी, हमने टेक ओवर कर लिया। फिर कहता है कुड बी अ लैक ऑफ क्लियर फोकस एंड डायरेक्शन नाउ दैट द बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन इंडस्ट्री। अब उसमें क्या होगा, आपका फोकस थोड़ा सा खराब हो जाएगा, डायरेक्शन थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएंगी, क्योंकि बिजनेस की आपने इंडस्ट्रीज चेंज करनी है। पहले इंडस्ट्री सेम थी, अब आपने इंडस्ट्रीज ही चेंज कर ली है। फिर कहता है इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर क्या है? ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स, ऑब्वियस ही बात है कि वो तो खुश होंगे कि वर्कर्स के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ गई हैं। अब रिलेटेड फील्ड के अलावा अनरिलेटेड फील्ड में भी आ गई। जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। रिस्क आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन इंडस्ट्री। क्यों बढ़ेगी? कि पहले रिस्क एक इंडस्ट्री के ऊपर लाया कर रहा था, अब जो रिस्क है वो ज्यादा इंडस्ट्रीज पे लाया कर रहा है, तो इवेंचुअली आपकी क्या हो गई, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब सिक्योरिटी बढ़ गई है। अब आपको पता है कि यार अब मैं इस जॉब से निकाला नहीं जाऊंगा, अगर इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दिस इंडस्ट्री, देयर माइट बी अ चांस माय बॉस विल शिफ्ट मी टुवर्ड्स अनदर इंडस्ट्री, एंड देयर माइट बी अ चांस इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री यू माइट परफॉर्म वेल, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। फिर जी वर्टिकल इंटीग्रेशन की एग्जांपल है हमारे पास, ये आप देखो, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है पिक्चर में, आप वर्टिकल इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। परचेज ऑफ कंपनीज एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे केटल किया आपने, स्टोर हाउसेस ले लिए, रेफ्रिजरेटर्स ले लिए, कुक वेयर हाउसेस ले लिए, मीट पैकिंग प्लांट्स ले लिए, और डिलीवरी ऑफ वैगन्स ले ली, फिर आपने मीट्स इंडस्ट्रीज में आ गए। इस तरह हॉरिजॉन्टल की क्या एग्जांपल है, यूएस ऑयल कंपनी है, आप एक ही लेवल पे रहते हुए रिफाइनरी आपने टेक ओवर कर लिया, उसके साथ पंप लगा रहे हैं। अब बात करते हैं जी सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन की। सिनर्जी और इंटीग्रेशन क्या होता है? Synergy literally means that the whole is greater than the sum of parts. So, in integration, it is often assumed that the new, larger business will be more successful than the two formerly separate businesses were. Synergy क्या है basically? Synergy बोलते हैं कि कुछ जो चीज़ें मिलके हम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, हमारा मानना है ऐसा कि जितना लार्ज बेस होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारे में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो इंटीग्रेशन भी तो यही करती है ना, वो कहता है जो न्यू लार्जर बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज इंडिपेंडेंट टू बिजनेसेस, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आइडियाज बढ़ जाते हैं, उसमें लोगों का सोचने का स्टाइल बढ़ जाता है। फिर कहता है इंटीग्रेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉलर कंपोनेंट्स इनटू सिंगल सिस्टम दैट फंक्शंस एज वन। इंटीग्रेट क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलकर एक बड़ा पार्ट बना देता है, और वो एज अ वन होल काम करता है। जैसे आप अगर अपने एलईडीज देखो, टीवी की या मोबाइल्स की देखो, छोटे 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 कंपोनेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन we are using it as a one single unit. Together, when two firms are integrated, the argument is that the bigger firm created in this way will be more effective, efficient, and profitable than the two separate companies. बात ठीक है, जब
दो कंपनीज को आपस में इंटीग्रेट कर दिया तो ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि जो ज़्यादा बड़ी फर्म बन गई है वो इफेक्टिव भी होगी, एफिशिएंट भी होगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगी एज कम्पेयर टू टू सेपरेट कंपनीज। क्योंकि देखें उनकी दो मैनेजमेंट डिफरेंट लोग मिलके आ गए हैं, उनके जो आप कह लो कि माइंड्स थे वो बढ़ गए हैं, उनकी सोचने की कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटीज़ बढ़ गई हैं, उनके एक्सपोजर्स बढ़ गए हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ गया है। तो जब इतना सारा कुछ इंप्रूव हो गया है तो इवेंचुअली उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। फिर कहता है वी माइट दिस बी द केस शेयर रिसर्च फैसिलिटीज एंड पूल आइडियाज दैट विल बेनिफिट बोथ ऑफ द बिजनेस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेटिंग अ लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, जारी बात है। इफ़ यू आर ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल, आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो इवेंचुअली क्या करोगे, आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर लोगे, आपको कॉस्ट बड़ी जो है मिनिमाइज पड़ेगी। फिर कहता है सेव ऑन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय यूजिंग द सेम सेल्स आउटलेट एंड सेल्स टीम। ये बहुत बड़ा खर्च एक्सपेंस होता है आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जब दो कंपनीज मिलके एक यूनिट चला रहे हो, एक यूनिट की बात कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपकी जो सेल्स की और मार्केटिंग की कॉस्ट है वो भी कट हो रही है, क्योंकि इवेंचुअली यू आर कमिंग अंडर वन अम्ब्रेला। जब आप एक अम्ब्रेला के नीचे आए काम कर रहे हो तो यू आर ब्रांडिंग अबाउट द पर्टिकुलर अम्ब्रेला। फिर कहता है जी इन प्रैक्टिस मैनी मर्जर्स एंड टेकओवर्स फेल टू गेन ट्रू सिनर्जीज। अब ये बात देखी जाए कि जी अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, बहुत सारे मर्जर्स टेकओवर्स हैं वो फेल हो गए हैं, वो सिनर्जीज गेन नहीं कर सके। अब वो सिनर्जी नहीं गेन कर सके, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने इकट्ठे काम नहीं किया, नहीं हो सका, और वो सिनर्जी गेन नहीं कर सके और फेल हो गए। शेयर होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट वंडरिंग व्हाट द पर्पस ऑफ द इंटीग्रेशन रियली वाज। फिर शेयर होल्डर्स को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम कि आपके इस इंटीग्रेशन का या इस मर्जिंग का पर्पस क्या था, आप क्यों इकट्ठे हुए। मैन एग्जांपल ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन हैव नॉट इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रीजंस। और रीजंस क्या हैं? द integrated firms is actually too big to manage and control effectively. It is a diseconomy of scale. अब जो हुआ क्या, जो आपने फर्म इंटीग्रेट हुई वो बहुत बड़ी होगी, मैनेज ही नहीं हो सकी, कंट्रोल से बियॉन्ड होगी, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करते करते डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चले गए, क्योंकि आपकी सेटअप इतने बड़े हो गए कि वो सेटअप आपसे मैनेजेबल ही नहीं रहे। फिर कहता है देयर मे बी लिटिल म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड रिसर्च फैसिलिटीज और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफ द फर्म्स हैव प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स। क्या कहता है जी आपकी इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देयर मे बी अ लिटिल म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड रिसर्च, के वो जो रिसर्च शेयर हुई सबके साथ, उससे आपको बहुत कम बेनिफिट मिला, और जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इकट्ठे किए उससे आपको बहुत कम बेनिफिट मिला एज कम्पेयर टू जो मार्केट में चीज़ें मिल रही थी उनसे। फिर कहता था बिजनेस एंड द मैनेजमेंट कल्चर दैट इज द अप्रोच ईच कंपनी टेक्स फॉर डिफरेंट मैटर्स दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। अब उसमें अब ये भी तो देखें, हमने सिनर्जी क्रिएट की, हमने बिजनेस टेक ओवर किया और उनके कल्चर आपस में मैच नहीं किए, उनके थॉट्स आपस में मैच नहीं किए, हम एम्प्लॉयज को सिंक नहीं कर सके एक पेज पे, तो ये भी प्रॉब्लम है, दैट कुड बी अ बिग रीजन फॉर फेलियर। फिर कहता है जी जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होते हैं? कहता है देयर टू फॉर्म अ एक्सटर्नल ग्रोथ दैट डू नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट इंटीग्रेशन और चेंजेस इन ओनरशिप। वो क्या है? यहाँ जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब ये जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है? इससे आपकी ओनरशिप चेंज नहीं होती, ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है। There are agreements within firm in which each agree to commit resources to achieve an agreed set of objectives. These alliances can be made with यूनिवर्सिटी के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी से मैच के कोई स्पेशल कोर्सेज इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इससे होता है कि आप एक पर्टिकुलर काम के लिए जिसके लिए आप ये मर्जर कर रहे हो या आप अलाइंस कर रहे हो या जॉइंट वेंचर कर रहे हो, आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। रेस्ट कंपनीज अपना ऑपरेट कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं जैसे वो पहले कर रही थी। फिर कहता है सप्लायर ज्वाइन फोर्सेज टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आप कंबाइन करते हो कि हमने कोई नई प्रोडक्ट की रेंज बनानी है। फिर कहता है कंपेटिटर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एंटरिंग अ मार्केट दैट नीदर फर्म करंटली ऑपरेट्स इन। आप कंपेटिटर से कर लेते हो कि जी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और मार्केट में जो ऑपरेट कर रहा है कि वहाँ मिलके एक प्रोडक्ट बना ले। फिर कहता है जी प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड ग्रोथ से क्या प्रॉब्लम आती है?
ग्रोथ इज अ कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ग्रोथ एक कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है जो मोस्टली बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस। Failure to expand in a market that is itself growing will lead to shrinking in the relative size of the business and the danger of being increasingly sidetracked by other more dynamic companies. अब होता क्या है, आप जब एक्सपैंड करने में फेल हो जाते हो, आप नहीं एक्सपैंड कर पाते उस मार्केट में जो खुद से ग्रो कर रही है, तो उसमें क्या होता है, आपका बिजनेस का साइज श्रिंक हो जाता है, आप एक डेंजर में चले जाते हो। ठीक है, आप दूसरी कंपनीज को चांस ज़्यादा ब्राइट दे देते हो। फिर कहता है जी, however rapid business growth is not without its problem। ऑब्वियस ही बात है, देखें मैंने आपको पहले बताया था, जब आप बिजनेस को रैपिडली ग्रो करने की तरफ जाएंगे तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी उसके पीछे रैपिड ग्रोथ होगी, क्योंकि रैपिड ग्रोथ में आप सोच नहीं रहे होते, बस ग्रो 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 कर रहे होते हो। मैन यू जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ 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 विदाउट thinking about the consequences of the particular growth, without thinking about the problems that your company gonna face after the particular growth, तो फिर उसमें problems आएंगी, आपका growth failure हो जाएगा। When these are not effectively tackled, they can even lead to the business failure। Eventually क्या होगा, आपका business fail हो जाएगा, आपको होगा यार we had a bad mistake, we had a bad experience। It should be evaluated whether growth is a desirable objective for achieving the aim of the maximizing returns to investors। हमने ग्रो करने से पहले देखना है क्या ये डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव है, क्या जो हम सोच रहे हैं ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होना चाहिए, इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ स्पेशली एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कैन इजीली आउटवेट द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ऑब्वियसली बात है, जो आपकी ग्रोथ की कॉस्ट है, देखो देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो कहता है स्पेशली एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कैन इजीली आउटवेट द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, वो आपके जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसको बायपास। फिर कहता है जी, प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द रैपिड ग्रोथ क्या क्या हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम फ्रॉम रैपिड ग्रोथ, एक जो मेन है फाइनेंशियल है, फिर मैनेजरियल है। फाइनेंशियल की बात करता है जी, कहता है हाउ दिस अफेक्ट द बिजनेस, और फिर कहता है पॉसिबल डील विद द प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। पहली चीज, बिजनेस एक्सपेंशन कैन बी एक्सपेंसिव, दैट्स ट्रू। हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हमें खर्चा होगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन तो फ्री आती नहीं है। अगर आपने कंपनी टेक ओवर करनी, जो भी करना है, यू नीड टू पे फॉर दैट। अगर आपको उसके शेयर्स खरीदने हैं ऑपरेटिंग कंट्रोल अपना बढ़ाने के लिए, तो यू नीड टू पे मनी फॉर दैट। फिर कहता है एडिशनल फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, जब पहले एक यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गए, तो उनके लिए आपके जो वर्किंग कैपिटल और कैपिटल है वो आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। टेक ओवर कैन बी पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव, टेक ओवर एक्सपेंसिव होते हैं, वो कभी भी इजी नहीं होते, क्योंकि आप कंपनी जो भी टेक ओवर करते हो उसके एसेट्स के साथ उसकी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे होते हो। फिर कहता है दीज फैक्टर्स कुड बी लीड टू नेगेटिव कैश फ्लो एंड एन इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इससे होता है कि आपके कैश फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी जो लोन्स हैं, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, वो बढ़ जाती हैं। पहले एक कंपनीज की थी, अब दो कंपनीज की हैं। अब इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है, इनको प्रॉब्लम को डील करने के लिए कहता है, पहली में बात करता है यूज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हेन पॉसिबल, फॉर एग्जांपल रिटेन्ड अर्निंग्स। आप क्या करो, अपने इंटरनल सोर्सेज को यूज करो, जो रिटेन अर्निंग रखी है उनको यूज कर लो। फिर कहता है रेज फाइनेंस फ्रॉम शेयर इशूज बट सी कंट्रोल पॉइंट बिलो। अब उसमें क्या करो, आप पैसे इंक्रीज, अगर आपको और फंड्स चाहिए तो उसको रेज करो, खुद से इन्वेस्ट नहीं करो। लेकिन एक चीज को माइंड में रखते हुए कि उतना एक्सपैंड करना है जितना हम कंट्रोल कर सके। फिर कहता है व्हेन proposing a takeover of shares in the new business rather than making a cash offer to the shareholders of the target business। कहता है जी, जब आप टेक ओवर की बात को प्रपोज कर रहे हो तो शेयर्स ऑफर करो, ना के प्राइसेस, पैसों की बात ना करो। उनको शेयर्स दो उस टारगेट बिजनेस में, ताकि एक्सपेंस आपका कम से कम हो सके। फिर बात करते हैं मैनेजरियल इश्यूज की। कहता है एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट में बी अनएबल टू कॉप विद द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रोलिंग लार्ज ऑपरेशंस, ये हम पहले बात कर चुके हैं। देयर में बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिवीजन ऑफ एन एक्सपैंडिंग बिजनेस, अ रियल प्रॉब्लम फॉर इंटीग्रेटिंग बिजनेस। उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी कम हो सकता है। अगर आप जो बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, तो जब उस कोऑर्डिनेशन कम होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चीज़ें ठीक नहीं रहती। The original owner or a boss of the business may find it difficult to adapt टू बीइंग लीडर एंड अ मैनेजर। अब जो बिजनेस का ओरिजिनल ओनर है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो लीडर बन के दिखाए और मैनेजर अच्छा मैनेजर बन के दिखाए। अब इन तीन चीज़ों को इनका सोल्यूशन क्या है, इनको कैसे कट किया जा सकता है। कहता न्यू मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में बी रिक्वायर्ड अ पॉलिसी ऑफ डेलीगेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द स्टाफ शुड रिड्यूस प्रेशर
on the top staff। आप क्या करो, सिंपल यार एक डेलीगेशन रख लो, अच्छा पॉलिसी बना लो। नहीं कुछ भी नहीं कर सकते तो एम्प्लॉयज को एम्पावर कर दो। एम्पावरमेंट क्या होगी, आपका जो बर्डन है वो प्रेशर है स्टाफ पे रिड्यूस हो जाएगा। फिर कहता है सेकंड प्रॉब्लम के लिए आप कोऑर्डिनेशन की जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले जाओ। For example, allowing national divisions, regional autonomy could provide motivated managers with a clear local focus। आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले जाओ, आपने जब से लोगों को एम्पावर कर दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन भी साथ की जा सकती है कि आपको जी ये यू विल बी द आंसरेबल पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हमने आपसे पूछा नीचे कैसे मैनेज करना, दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। फिर कहता है ओरिजिनल ओनर में need to decide which are the most important areas of the business to remain heavily involved with the relaxed control over others। ठीक हो गया जी। फिर कहता है जी मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है। अब मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या आ सकती है, कहता है द ओरिजिनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में नो लॉन्गर बी अप्रोप्रिएट फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी कंपनी बढ़ गई, आपकी प्रोडक्ट्स बढ़ गई, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर कहता है ग्रोथ फ्रॉम द नेशनल टू इंटरनेशनल मार्केट्स में नॉट सक्सेसफुल इफ मार्केट स्ट्रेटजीज आर नॉट सुटेबली अडेप्टेड। तो कहता है जी अगर आपने ग्रो कर रहे हो नेशनल से इंटरनेशनल में और उस उधर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ड्रॉप नहीं की, तो ये भी आपके सूटेबल नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कहता है अडॉप्ट फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ईच स्पेसिफिक प्रोडक्ट ईच कंट्री ऑपरेटेड इन इफ देयर इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ द मार्केट रिसर्च इंडिकेटर्स। सिंपल, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हर कंट्री के लिए, हर रीजन के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि हर रीजन का काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, हर रीजन में लोगों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, आपको लोगों को कैटर करना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। Loss of control by original owners problem है most likely to occur if the sole trader takes on partners or if the private limited company converts into public limited company। कंट्रोल तो जाएगा आपके हाथ से। तो कहता है ऑलमोस्ट an inevitable consequences of changing legal structure of the gain additional capital but original owners could try to remain as directors। अब सिंपल है, आप डायरेक्टर बन के रह सकते। दैट्स ऑल जी फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सॉरी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसको बिजनेस ग्रोथ को एक ही लेक्चर में मुझे सम अप करना था। अगर दो यूनिट्स में करता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाना था, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होनी थी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हम इसको एक ही लेक्चर में रैप अप करें। सो वीडियो की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई है बट आई होप सो यू कैन एडजस्ट विद इट, क्योंकि वीक की एक ही वीडियो आएगी इसकी। सो मैंने इसके साथ रीडिंग मटेरियल भी अपलोड कर दिया पोर्टल पे, सो आप वो भी देख लीजिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ।